हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़। यहाँ पर आज मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। अभी तक चैप्टर 3 तक के मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। बिल्कुल न्यू सेशन के वीडियोज़ हैं, बिल्कुल फ्री वीडियोज़ हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियोज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगी और बाकी आपको कोर्स को परचेज़ करने को कहूँगी। नहीं, यहाँ पर सभी वीडियोज़ बिल्कुल फ्री हैं, तो आप आकर सभी कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी जो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा सीबीएसई का सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इसका अलग से भी वीडियो बनाया है सिलेबस का, लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर 4 का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए सिलेबस को, देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है। इसमें हम चैप्टर 1, 2 एंड 3 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 और 2 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले थे और चैप्टर 3 एंड 4 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले थे। चैप्टर 3 तक मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज यहाँ पर चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज पढ़ाने वाली हूँ। बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, उसे देख लीजिए। देखिए ये बिजनेस सर्विसेज है, इसके भी मैं 3 वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे पूरा बिजनेस सर्विसेज के बारे में, बैंकिंग के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में। ये सब हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे जो आज का वीडियो होगा। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और उसके बाद आएगा इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में एक चीज़ और इंक्लूड है पोस्टल सर्विसेज। तो ये मैं किस में पढ़ाने वाली हूँ आपको, ये पार्ट 3 में पढ़ाने वाली हूँ। तो इस तरह 3 पार्ट में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इजी भी चैप्टर है। बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं? बिजनेस सर्विसेज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा गुड्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में पढ़ लेना चाहिए। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स का मतलब होता है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो टेंजिबल हो और उसका फिजिकल अपीयरेंस हो, ठीक है? ऐसी कोई चीज जिसका फिजिकल अपीयरेंस हो, ठीक है ना, जो टेंजिबल हो, वो क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोई भी प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं तो परचेजर उसको खरीदता है। जैसे मैंने बुक सेल करी या मैंने मोबाइल फोन सेल किए, तो क्या होगा ना, जब मैं उसे सेल करूंगी तो परचेजर या कंज्यूमर आएगा, उसे खरीदेगा। तो ये क्या हो गया? गुड्स हो गया। इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, जिन्हें हम सेल या परचेज करते हैं, वो हमारे सामने दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज आर रेफर टू एनी इनटेंजिबल एक्टिविटी, ठीक है? ऐसी एक्टिविटी जो इनटेंजिबल है। गुड्स क्या है? टेंजिबल है क्योंकि वो दिखाई देता है, लेकिन सर्विसेज कभी भी दिखाई नहीं होती, वो हमेशा इनटेंजिबल होती है। ये क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो सर्विसेज होती है ना, इसमें 2 लोग होते हैं, ठीक है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा होता है कंज्यूमर, ठीक है ना। एक व्यक्ति होता है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैं हूं, मैं टीचर हूं, मैं कुछ आपको बेच नहीं रही हूं, मैं अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही हूं। और आप कौन है? कंज्यूमर हैं, आप मुझसे अपनी सर्विस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? इनटेंजिबल हो गया। इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपके पास तो आया नहीं, तो ये क्या सर्विस है? इनटेंजिबल सर्विस है। इसमें किसी के पास भी कोई प्रोडक्ट नहीं आता और उसकी ओनरशिप उसे नहीं मिलती, ठीक है। जैसे टीचिंग सर्विस हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस हो गया, लीगल सर्विस हो गया। हम वकील के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा इस चीज़ का केस लड़ दो, तो वो हमें कोई सामान देता नहीं है, वो हमारा केस लड़ता है, वो हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम कौन है? सर्विस प्रोवाइडर हैं। और आप कौन है? कंज्यूमर हैं। तो गुड्स में और सर्विस में यही अंतर होता है कि गुड्स का फिजिकल अपीयरेंस होता है और सर्विस का फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। इसमें हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें आगे क्या बात कही जा रही है, आगे की चीज देखते हैं। फीचर ऑफ सर्विसेज, ठीक है।
कौन कौन से फीचर होते हैं किसी भी सर्विसेज के, तो देखो सबसे पहला बताया गया है इंटेंजिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सर्विसेज होती हैं वो कभी भी दिखाई नहीं देती, ये हमेशा इंटेंजिबल होती हैं। तो सर्विसेज का जो पहला फीचर है वो इंटेंजिबल होता है, हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट किया है तो हम उसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी कोई एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो क्या हम उसे लेके आ सकते हैं अपने घर पर? नहीं, हम सिर्फ वो जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है उनको यूज कर सकते हैं बस, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहला वाला फीचर है इंटेंजिबल होता है। दूसरा है इनकंसिस्टेंसी। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, इनकंसिस्टेंसी। देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है ना, हर कंज्यूमर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है, जैसे मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ, ठीक है, अब मुझे आईफोन बेचना है, तो मैं हर व्यक्ति को जो आईफोन के फीचर हैं उसके अकॉर्डिंग ही सेल करूंगी। हर व्यक्ति उसे जैसा है वैसा ही खरीदेगा, उसमें अपने मन से नहीं कहेगा कि हमें ये भी कर दो। लेकिन सर्विस में क्या होता है, सर्विस में ये होता है कि आपको अकॉर्डिंग टू नीड अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। मैं टीचर हूँ, कोई बच्चा बहुत जल्दी कोई चीज़ समझ रहा है लेकिन दूसरा बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तो जो अच्छे से नहीं समझ पा रहा है उसे मुझे ज़्यादा अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी होती है, अकॉर्डिंग टू नीड हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनसेपरेबिलिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो सर्विसेज होती है वो इनसेपरेबल होती है। इनसेपरेबल का क्या मतलब होता है, जैसे मैं जब कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, सपोज मैं कार सेल कर रही हूँ, ठीक है, यही एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, हम एक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कार आज, लेकिन उसे जब हम सेल करेंगे 1 महीने बाद सेल करेंगे, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारा काम होता है। ये हम गुड्स की बात कर रहे हैं, यदि हम कोई कार बना रहे हैं उसे 1 महीने बाद सेल करेंगे, तो हम जो चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बहुत टाइम बाद सेल करते हैं। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, सर्विसेज तुरंत ही आमने सामने प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे आज पढ़ने आए हो या मेरा आज केस है और मैं बोलूँगा कि नहीं मैं 1 महीने बाद आपका केस लड़ूंगा या 1 महीने बाद ये आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। नहीं, जो सर्विसेज होती हैं वो हमेशा उसी समय प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है ना। यही चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्री लॉस। देखो सर्विसेज में कभी भी इन्वेंट्री लॉस नहीं होता। जैसे गुड्स होता है ना, बहुत सारा गुड्स पड़ा रहता है तो हो सकता है वो खराब भी हो जाए क्योंकि वो बहुत टाइम तक रखा रहता है। लेकिन जो सर्विसेज होती है उसमें इन्वेंट्री लॉस नहीं होता। जैसी डिमांड होती है वैसे ही सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है, और जब कस्टमर बोलता है उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस इज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इन द सर्विस delivery process. A consumer has opportunity to get service modify according to the specific requirement. तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसका भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वो भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्विस देने वाले से बोल सकता है कि नहीं आप ऐसी सर्विस मत दीजिए, आप ऐसी दीजिए, आप हमें ये अच्छे से पढ़ाइए। तो यहाँ पर आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें अपनी नीड नहीं बता सकते हो कि नहीं मुझे ये मोबाइल फ़ोन में ये सर्विस चाहिए, वो जो बन के आया है आपको वैसे ही लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सर्विस में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके फीचर बताए गए हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ सर्विस। पहली होती है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस क्या मतलब होता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है ना। हम बैंक में जाते हैं तो हम बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, या इंश्योरेंस में जाते हैं तो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये सारी हमारी बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज है, ठीक है ना, इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। अब सोशल सर्विस तो बहुत ही ईजी है, आपको वैसे ही समझ में आ रहा है। सोशल सर्विस क्या होती है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने क्या करा, एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, हेल्थ केयर कर दिया लोगों के लिए, हेल्थ को लेकर उनको मोटिवेट किया, अवेयर किया, या हाइजीनिक कंडीशन ऑफ स्लम एरिया, ठीक है, हमने स्लम एरिया में जाकर बताया कि हाइजीनिक तरीके से रहना चाहिए। तो ये हमने क्या करी, सोशल सर्विस कर दी। इसके लिए हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, ये हम अपनी इच्छा से सोशल सर्विस करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट होती है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस,
ऑनलाइन सर्विस, ब्यूटिशियन, टीचर, तो ये सब क्या होते हैं ना, पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों के घर होम ट्यूटर आकर पढ़ाते होंगे, तो वो क्या होती है, पर्सनल सर्विस होती है। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में पेरेंट्स जाते होंगे, मम्मीज जाती होंगी आप लोगों की, तो वो क्या होती है, पर्सनल सर्विस होती है। तो ये सारी क्या होती हैं, पर्सनल सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, आप क्या है, पार्ट 1 में ही हमको बैंकिंग भी पढ़नी है, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है बट इजी है। बैंकिंग क्या होती है, देखो, कमर्शियल बैंक आर द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। देखो, बैंक क्या होता है, बैंक हमें एक उधार में पैसा प्रोवाइड करता है। हमें लोन लेना है, हमें कहीं पर कोई कार खरीदनी है, हमें एजुकेशन लोन लेना है, तो ये सब हमको बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड होता है। ठीक है ना। अब इसका पर्पस सिर्फ पैसा उधार देना ही नहीं होता है, इसमें डिपॉजिट भी किया जाता है पैसा। ठीक है ना, हमारे पास कैश है बहुत सारा, अब हम घर में तो कैश रख नहीं सकते, हमें टैक्सेस भी पे करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं। तो वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर हम पैसों को आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, ऑर्डर, अदरवाइज, मतलब सभी काम बैंक के थ्रू होते हैं। बैंक भी दो तरह के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। आपने भी सुने होंगे पब्लिक बैंक, SBI बैंक हुए, ये सब क्या है, पब्लिक बैंक है, और HDFC, ICICI बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक होते हैं। ये सभी अपनी सुविधाएं देते हैं। ठीक है ना। तो वही लिखा है, अ बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट रिपेबल ऑन द डिमांड एंड ऑल्सो ऑन द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लीडिंग मनी। अ बैंक स्टिमुलेटेड इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ मार्केट बाय डीलिंग द मनी। ठीक है, ये जो सारा काम होता है ना बैंक में, वो मनी से रिलेटेड होता है। बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालना। हमारे पास जब वो आता है तो वो हमारे पास किस फॉर्म में रहता है, वो हमारे पास कैश के फॉर्म में रहता है, फिजिकल फॉर्म में रहता है। जब बैंक में जमा हो जाता है तो वो हमारा ही पैसा रहता है, लेकिन बैंक अकाउंट में सबमिट होता है। क्लियर हो गया। चलिए, अब है टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, कितने तरह के बैंक होते हैं। सबसे पहला होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, दो तरह के बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक में। एक होता है पब्लिक बैंक और दूसरा होता है प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक का मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कौन से हो गए, SBI हो गया, PNB हो गया, ये कौन सा है, पब्लिक बैंक है। और प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो ये कौन से बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए। ठीक है ना। बैंक है, पब्लिक और प्राइवेट दो तरह से डिवाइड किए गए हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक अधिकतर देखना आपको गाँव में मिलेंगे, विलेजेस में। ये एग्रीकल्चर के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर या बिना इंटरेस्ट रेट के भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट होता है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, जो जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। जब हम कोई फॉरेन में बिजनेस करते हैं तो इन बैंक के थ्रू हम ट्रांजैक्शन या लेन देन करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, इन सब बैंक के पिताजी, ये होते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, जैसे RBI है वो सेंट्रल बैंक है, वही जैसे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक इन आवर कंट्री। तो ये क्या होती हैं, ये सारी पॉलिसीज बनाती हैं, करेंसी के बीच कोऑर्डिनेशन करती है, सभी बैंक पे पैसा पहुंचाती है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है, RBI को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये बैंक हैं, तरह तरह के बैंक हैं हमारे देश में, तो बस वही बताया गया है। अब टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट के टाइप पूछे गए हैं या बताए गए हैं कि बैंक अकाउंट किस तरह तरह के खोल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 तरह के बैंक अकाउंट है। सबसे पहला बैंक अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है ना, ये अकाउंट अधिकतर बिजनेस फर्म, एंटरप्राइजेस या इंडिविजुअल द्वारा खोला जाता है जिनका फ्रिक्वेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। फ्रिक्वेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब एक दिन में उन्हें कई बार पैसा जमा करना पड़ता है, कई बार निकालना पड़ता है। वो गए, सुबह गए 10 बजे उन्होंने पैसा जमा करा, 12 बजे आए पैसा निकाल लिया, फिर 2 बजे गए, तो मतलब दिन भर में उनके कई ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये क्या होते हैं ना, यहाँ पर इस अकाउंट, जब आपके दिन भर में कई ट्रांजैक्शन है तो आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस अकाउंट में जो पैसा होता है उस पर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन इनके वो चेकबुक भी इशू होती है, डेबिट कार्ड भी इशू होता है, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी भी इनको इशू रहती है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। दूसरा क्या है, सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसमें हम पैसा
कभी कभी निकालते हैं, थोड़े टाइम के लिए हम होल्ड कर देते हैं, इसमें जो पैसा है हम कभी कभी निकालते हैं। ये जो होती है वो किसके द्वारा खोला जाता है, वर्किंग क्लास के द्वारा, पेंशनर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, उन लोगों को के द्वारा ये सेविंग अकाउंट खोला जाता है जिन्हें कभी कभी पैसों की नीड होती है। यहाँ पर इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है 4 to 6% के बीच। इनको इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ बढ़ता घटता रहता है, ऐसा अभी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट जिसमें हम कुछ टाइम के लिए मनी को डिपॉजिट कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए मनी डिपॉजिट कर दी जाती है। हम यदि चाहें तो पहले डिपॉजिट में से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो जो रेट फिक्स है उससे हमें कम पैसा मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, हम कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल देते हैं और कुछ समय बाद उसमें एक इंटरेस्ट रेट, फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो पैसा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, दिस अकाउंट पे ऑफ द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जैसा ही होता है, बट उसमें क्या होता है, एक बार में हम फिक्स अमाउंट रख देते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम हर मंथ, जैसे 2000 रुपये महीने का मैंने रिकरिंग अकाउंट खोला है, तो हर मंथ 2000 रुपये 2 साल तक मेरे अकाउंट से कटेंगे और उस पर मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब इतने सारे अकाउंट ना खुलवाकर मैं यदि चाहूँ तो मैं MODA मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकती हूँ। मोर पॉपुलर एज दे ऑफर द कन्वीनियंस टू मैनेजिंग योर मनी विदाउट ओपनिंग न्यूमरस अकाउंट। इतने सारे अकाउंट खोलने की जगह हम यदि एक ही अकाउंट खोल देते हैं तो ये हमारे लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। दे कैन बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट टू सेव देयर स्पेसिफिक गोल लाइक रिटायरमेंट और कॉलेज ट्यूशन। मैनी बैंक ऑफर मूडा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑनलाइन बैंक द प्रोवाइड ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल एप्स, ठीक है ना। जो मोबाइल एप्स होते हैं ना उसमें इसी तरीके की सुविधाएं होती हैं। करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी देख सकते हैं, हमारा रिकरिंग अकाउंट भी हो सकता है। तो ये सभी तरह की सुविधाएं ऑफर करती है। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने पार्ट 1 अच्छे से समझ लिया है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना ताकि आपको आगे जब केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो। अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।